रीड 2022 लेवल सेकंड शिफ्ट फोर्थ के हम क्वेश्चन मैथ्स के डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो है, हमें यहाँ से एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 2x+1। अब यहाँ से इस एक्सप्रेशन में हमें बताना है इसका गुणनखंड क्या होगा। तो यहाँ से अगर देखें चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन में अब हम यहाँ से इसके हमने फैक्टर बताने, फैक्टर बताने के लिए यहाँ से x इक्वल्स टू 1 -1 2 और -2 रख के इसमें देख लेंगे। तो यहाँ से हमें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 2x+1, इसमें x इक्वल्स टू 1 रखते हैं। जैसे x इक्वल्स टू 1 रखेंगे +1 -1 कैंसिल आउट हो जाए, +1 1 और 1 2 2 -2 कैंसिल आउट, जीरो आ गई वैल्यू, तो ये एक फैक्टर बन जाएगा। बाकी अगर आप चेक करके देखें x इक्वल्स टू -1 तो x की जगह -1 रखेंगे तो एक्सप्रेशन ये बनेगा। जैसा कि हम देख सकते हैं ये वैल्यू हमारे पास जीरो तो होगी नहीं, +2 बनेगी तो जीरो नहीं हो रही, तो ये एक फैक्टर नहीं है। रेस्पेक्टिवली अगर -2 रख के देखेंगे तो ये एक्सप्रेशन बनेगा, तो -3 बनेगा यहाँ से, ये भी जीरो नहीं है। सेम 2 रख के देखेंगे तो यहाँ से 5 बनेगा, ये भी जीरो नहीं है, तो यहाँ से इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो इस वजह से इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट इक्वेशन में देखिए समीकरण हमें दी गई, इसका हमने हल बताना है। तो इसका हल बताना है, इस एक्सप्रेशन को भी हम सरल करते हैं। जैसे ही हम इसको सरल करेंगे, यहाँ से अगर हम देखें 2/2x-6 है, तो यहाँ से 2 अगर कॉमन लेंगे तो x-3 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 से 2 यहाँ पर हमारे पास कट जाएगा। जैसे 2 से 2 कटेगा ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 1/x-3, और ये है ही एक्सप्रेशन इनका लघुत्तम बनेगा। हमारे पास लघुत्तम को वज्र गुणा कर देंगे तो वो जीरो में चला गया। बाकी को सरल करेंगे, 2 गुणा x-3, यहाँ से हमने इसको इससे गुणा कर दिया, इसको इससे गुणा कर दिया, तो यहाँ से 3x-4 आएगा बराबर जीरो। सॉल्व करते हैं, 2x + 3x आ गया और बाकी को दाएं पक्ष में पक्षांतरित कर दिया 4 और 6 को, तो 5x बराबर 10 आ गया। x की वैल्यू आ गई 2, जैसे x की वैल्यू 2 हमारा यहाँ से यह ऑप्शन करेक्ट हो गया x बराबर 2 के लिए। नेक्स्ट एक्सप्रेशन कहता है, यहाँ से अगर हम इसको सरल करें तो यहाँ से ये क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट है। इस एक्सप्रेशन को जैसे सरल कर ले, यहाँ से एक्सप्रेशन बन रहा है ये 8 की घात 1/3 यानी 2 की घात 3 होगा, तो 3 से 3 घट जाएगा, 2 बनेगा। यहाँ से 16 का अंडर रूट 4 होगा, 4 यहाँ से आ गया 4, 100 का अंडर रूट 10 और 49 का अंडर रूट 7 होगा। तो यहाँ से ये बट्टे में है, भाग में है, तो भाग में होने की वजह से इसे उल्टा लिख देंगे तो ये गुणा में इस तरीके से बन जाएगा। और साथ ही 125 की घात 1/3 अर्थात 5 आएगा। तो इसे हम सरल कर ले, सरल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ से अगर सरल करेंगे 2 और 4 यहाँ से आपस में कट जाएगा, इसमें 2 बचेगा। सेम इसी में 5 और 10 आपस में कट गया, 2 बच गया, 7/4 यहाँ से इसका हल बनेगा। तो इस वजह से यहाँ से इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ गया। नेक्स्ट है कि इस धनराशि के लिए 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है। तो साधारण ब्याज 5 वर्ष में मूलधन का 3/5 हो जाता है। तो यहाँ से अगर देखें हमारे पास साधारण ब्याज का फॉर्मूला है मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टे 100, तो ये साधारण ब्याज का हमने सूत्र लगा दिया। इसमें अगर करें साधारण मूलधन का 3/5, मूलधन अगर पी मान के चले तो 3/5 भी आ जाएगा यहाँ से, साधारण ब्याज आर, और टी की जगह हमारे पास 5 वर्ष है, बट्टे 100 इसको सरल कर लेंगे। जैसे हम इसको सरल करें, आर को तो इधर रहने दें, बाकी को वज्र गुणा कर दें। जैसे वज्र गुणा करेंगे तो ये 5 से हमारे पास कट के 20 आएगा, और यहाँ से दोबारा काटेंगे तो 4 3 12 हो गया, तो 12% यहाँ से इसके लिए दर आ गई हमारे। तो उस वजह से यहाँ से इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट कहता है, किसी वस्तु के लिए 560 रुपये में बेचने पर हुई हानि 720 रुपये में बेचने पर हुए लाभ से 50 रुपये अधिक है, तो हमें वस्तु का क्रय मूल्य बताना है क्या होगा। तो यहाँ से 560 में बेचने पर जो हानि होगी वो 720 में बेचने पर हुए लाभ से 50 रुपये अधिक है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन था, तो हमारे पास यहाँ जो हानि हुई है वह होगी x-560 होगी, और लाभ जो होगा 720 - x होगा। तो यहाँ से जो हानि हुई है वह 50 अधिक है किससे, लाभ से, तो 720 - x + 50 बराबर x-560 आ जाएगा। इसको अगर हम सरल करेंगे तो हम पक्षांतरित कर देंगे। जैसे ही हम इसको पक्षांतरित करेंगे हमारे पास यहाँ से वैल्यू आएगी ये, जिसको आगे सरल करके 2x बराबर 1330 लिख सकते हैं, तो x बराबर 665 आ गया। तो x की वैल्यू 665 आ गई हमारे पास यहाँ से। इस वजह से इसका यहाँ से पहला ऑप्शन करेक्ट आ गया। नेक्स्ट है, यदि 5 केले 4 सेव का मूल्य 3 केले 7 सेव के मूल्य के बराबर है तो केले व सेव के मूल्य का अनुपात बताना है। हमें यहाँ से क्या होगा, इसमें आएगा हमारे पास, माना केले का मूल्य x और सेव का मूल्य y है, तो 5x + 4y बराबर 3x + 7y के बराबर आएगा। यहाँ से पक्षांतरित कर देंगे x को, तो 5x - 3x, और y को पक्षांतरित करेंगे 7y - 4y, सरल करेंगे 2x बराबर 3y आ गया, तो x/y की वैल्यू 3/2 आएगी, तो x अनुपात y 3:2 आ गया हमारे पास यहाँ से। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 3:2। नेक्स्ट है यहाँ से, यदि किसी संख्या में 75, यदि किसी संख्या का 75% 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या होगी हमारे पास। तो संख्या के 75% में हमने 75 जोड़ना है,
हम मान लें अगर वह हमारे पास संख्या x है तो x का 75% हमारे पास x गुणा 75/100 हो गया, प्लस उसमें 75 और जोड़ दें तो x आ जाएगा, अर्थात वही संख्या आ गई हमारे पास। इसको सरल कर लें, यहाँ से 75/100 को हम 3/4 लिख सकते हैं, x को इधर ही रहने दें, प्लस 75 बराबर x हो गया। यहाँ से इस 75 को यहीं रहने देंगे और 3x/4 का हम पक्षांतरण कर देंगे। तो जैसे ही हम पक्षांतरण करेंगे तो x माइनस 3/4 x हो जाएगा। यहाँ से 4x माइनस 3x अर्थात x/4 बराबर 75 आ गया। वज्र गुणा कर देते हैं, जैसे ही हम इसमें वज्र गुणा करेंगे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, x बराबर 75 गुणा 4 अर्थात x का मान आ गया हमारे पास 300। x का मान 300 आ गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गांव की जनसंख्या 1,30,910 है। गत वर्षों में 6% की वृद्धि हुई थी, 5% की कमी, 4% की वृद्धि हुई थी। तो 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या होगी। अब हम मान के चले 3 वर्ष हमारे पास वर्तमान जनसंख्या 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या x थी, तो x में इस प्रकार वृद्धि हुई थी, x में 6% की वृद्धि, 5% की कमी, 4% की वृद्धि हुई। वर्तमान में जनसंख्या हमारे पास 31,910 होगी, तो 31,910 तो वर्तमान की होगी, पहले की x थी, 6% की वृद्धि अर्थात 106/100 हो गई, 5% की कमी 95/100 और 4% की वृद्धि अर्थात 104/100 बराबर हमारे पास वर्तमान जनसंख्या आ गई। तो इसको हम वज्र गुणा करके जैसे ही सरल करते हैं 1,25,000 आ जाएगा। तो 1,25,000 से हमारे पास थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ गया। नेक्स्ट कहता है हमारे पास यहाँ से एक एंगल तो 90 डिग्री दिया गया है, यहाँ से ए और बी का अनुपात 2:3 दिया गया है, तो हमें सी की वैल्यू पूछी गई क्या होगी। तो यहाँ से हमारे पास एक सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री 180 होगा। तो जैसा कि इस प्रश्न के अनुसार दिया गया है, एक कोण तो हमें दिया गया है, यहाँ से यह कोण तो दिया गया 90, अगर यह 90 होगा तो बचा हुआ कोण भी हमारे पास 90 होगा, अर्थात हमारे पास यहाँ से इस कोण को अगर हम 2x माने और इस कोण को हम 3x माने, 2x प्लस 3x अर्थात 5x बराबर हमारे पास 90 डिग्री आएगा। तो x का मान आएगा 90/5, 90/5 को हम कितना लिख सकते हैं, 90/5 आएगा अर्थात 18 डिग्री आ गया। अब हमें c का मान बताना क्या होगा, तो सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का 180 होगा, तो 180 b और c दोनों के कोणों का योग होगा, तो हमारे पास इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x प्लस सी बराबर 180 डिग्री। तो 3x का मतलब कितना हो गया, 54 डिग्री। 180 में से 54 घटाएंगे 126 आएगा, तो यहाँ से सेकेंड ऑप्शन इसका हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक दूसरे की संगत भुजाओं के बराबर है, तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर है, दोनों त्रिभुज होते हैं, इस केस में दोनों त्रिभुज सर्वांग समत्रिभुज होंगे। 10 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर क्या लिखा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिभुज के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई हमें बतानी है क्या होगी। तो इसके केस में हमारे पास यह पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, यहाँ से इस पे लंबवत होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर रूट x की वैल्यू आएगी, यहाँ से x की वैल्यू आएगी, तो 100 माइनस 36 अर्थात 64 आएगा, 64 का अंडर रूट 8 आ गया, तो x की वैल्यू 8 आएगी। तो यह पूरी लंबाई देखनी है, पूरी लंबाई जीवा की 2x आएगी, अर्थात 8 गुणा 2 16 सेंटीमीटर आ गई। तो यहाँ से पूरी लंबाई आ जाएगी हमारे पास 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यदि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा, इसके केस में उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ से परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज में परिमाप होगी, तीनों भुजाएं बराबर होगी। तो एक भुजा अगर ए है तो सारी भुजाओं का योग 3 आ गया, 3 बराबर 48 हो गया, ए बराबर आएगा 48/3 अर्थात 16 सेंटीमीटर आ गई प्रत्येक भुजा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारे पास √3/4 ए स्क्वायर। ए का मान यहाँ से हमारे पास 16 है, √3/4 16 का स्क्वायर जैसे सॉल्व करेंगे 64/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट कहता है यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। तो यहाँ से इसके केस में अगर हम देखें तो यहाँ से हमें परिमाप बताना है, 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर विकर्ण है। भुजा हमारे पास यहाँ से समचतुर्भुज के लिए बनेगी विकर्ण 1/2 का स्क्वायर प्लस विकर्ण 2/2 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा, 10/2 का स्क्वायर प्लस 24/2 का स्क्वायर का अंडर रूट आएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। इसका स्क्वायर रूट करेंगे 169 आएगा, 169 का अंडर रूट हमारे पास 13 होगा। तो यहाँ से समचतुर्भुज की भुजा आ गई हमारे पास 13 सेंटीमीटर। परिमाप हमारे पास होगा 4 गुना भुजा अर्थात 42 सेंटीमीटर, यहाँ से इसके लिए परिमाप आ जाएगा 42 सेंटीमीटर हमारे पास। यहाँ से 52 सेंटीमीटर आएगा, यहाँ से 13 गुणा 4 52 सेंटीमीटर, यहाँ से इसके लिए परिमाप आ गया। एक कमरा 12 मीटर 9 मीटर और 8 मीटर ऊंचा है, तो यहाँ से इसमें बड़ी से बड़ी कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो इसमें जो छड़ रखी जाएगी उसकी लंबाई हमारे पास यहाँ से इसके विकर्ण के बराबर होगी। तो इसका विकर्ण हमारे पास बनेगा क्या, यहाँ से अंडर रूट में आ जाएगा
घनाभ का विकर्ण हमारे पास होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। एल की वैल्यू 12, 9, 8 ये है लंबाई थी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट 289 का स्क्वायर रूट आएगा। 289 का स्क्वायर रूट हमारे पास 17 होगा। तो यहाँ से विकर्ण की लंबाई आ गई 17 मीटर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सारणियन का मुख्य उद्देश्य। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टेबुलेशन हमारे पास होता है सारणियन का मुख्य उद्देश्य समंकों को उनकी विशेषताओं के आधार पर प्रस्तुत करना, समंकों को क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना और जटिल तथ्यों को सरल रूप में प्रस्तुत करना है। किसी श्रेणी का बहुलक होता है। बहुलक होता है सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य। एक्स अक्ष पे किसी भी बिंदु के निर्देशांक होंगे। एक्स की तो वैल्यू आएगी, वाई की वैल्यू आएगी 0। तो वाई की वैल्यू 0 हमारे पास यहाँ से थर्ड ऑप्शन में है। 2,0 यहाँ से ये है किसी बिंदु के एक्स अक्ष पे निर्देशांक होंगे। एक साधारण वर्ष में 53 मंगलवार होने की क्या प्रायिकता है। साधारण वर्ष में हमारे पास कितने दिन होंगे। एक साधारण वर्ष में हमारे पास होते हैं 365 दिन। यहाँ से हम जानते हैं अगर 364 दिन होते तो 52 हफ्ते पूरे पूरे बन जाते। तो 52 हफ्ते तो पूरे पूरे हो जाएंगे। अब एक दिन एक्स्ट्रा रहेगा। अब उस एक दिन के मंगलवार होने की प्रायिकता, एक हफ्ते में 7 दिन होते तो उस एक दिन के मंगलवार होने की प्रायिकता 1/7 होगी, जिससे यहाँ से हमारे पास 1/7 हमारा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है निम्न में से गणित शिक्षण की सहायक सामग्री है। गणित शिक्षण की सहायक सामग्री आएगी नेपियर पट्टियां, ज्यामिति बॉक्स और लघुगणकीय सारणी है सारी यहाँ से गणितीय शिक्षण की सहायक सामग्री है। निम्न में से कौन सा गणितीय कथन सत्य है। गणितीय कथन हमारे पास सत्य। मूल्यांकन बराबर होता है मापन प्लस निर्णय, मेजरमेंट प्लस जजमेंट हमारे पास मूल्यांकन कहलाता है। निम्न में से कौन सा भारतीय गणितज्ञ नहीं है। रामानुजन, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त यह सारे भारतीय गणितज्ञ, जबकि पाइथागोरस भारतीय गणितज्ञ नहीं है। निम्न में से कौन सा गणित शिक्षण के संज्ञानात्मक उद्देश्य का प्रकार नहीं है। तो ज्ञान, कौशल व अनुप्रयोगी है सारे यहाँ से हमारे पास संज्ञानात्मक उद्देश्य के प्रकार है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा गणित शिक्षण के मूल्यांकन की विधि नहीं है। गणित शिक्षण की मूल्यांकन विधि है निरीक्षण द्वारा, साक्षात्कार द्वारा व छात्रों द्वारा बनाए गए शिक्षण मॉडल द्वारा। यह सारी गणित शिक्षण की विधियां हैं। गणित कथन जिसकी सत्यता सिद्ध कर दी गई है कहलाता है, जिसकी सत्यता सिद्ध कर दी गई है प्रमेय कहलाती है। रेखा गणित का शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है गणितीय उपकरणों के प्रयोग व मापन का ज्ञान कराना, छात्रों में रचनात्मक कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों में वस्तु प्रेषण की शक्ति का विकास करना। बालक आयत की परिभाषा का प्रत्यास्मरण कर सकेगा। यह कथन कौन से अधिगम उद्देश्य को प्रदर्शित करता है। ज्ञान उद्देश्य को प्रदर्शित करता है। एक बालक किस दिए गए माप के आधार पर त्रिभुज की रचना कर पाता है। बालक की इस गतिविधि को किस मुख्य उद्देश्य की पूर्ति करता है। यह कौशल उद्देश्य की पूर्ति करता है। प्रखर बुद्धि वाले बालकों में यह गुण नहीं होते। कौन से गुण नहीं होते। प्रखर बुद्धि वाले बालक अधिक जिज्ञासु होते हैं, रुचि का क्षेत्र व्यापक होता है और अल्पायु में ही तर्क शक्ति का ज्ञान दृष्टिगोचर होता है इनमें। नेक्स्ट यहाँ से हमारे पास 2 क्वेश्चन और है। यहाँ से पहले क्वेश्चन में तो हमारे पास ये इक्वेशन दी गई और x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में अगर हम x का मान देखें तो 3 की घात x प्लस 8 है। दूसरे में हमारे पास 27 था। 27 को हम 3 की घात 3 लिख सकते हैं। बाकी यहाँ से आधार इसके साथ, घात इसके साथ ही गुणा हो जाएगी। आधार समान है तो घाते भी हम यहाँ से बराबर रख रहे हैं। तो x प्लस 8 बराबर यहाँ से 3 को अंदर गुणा कर देंगे 6x प्लस 3 हो गया। यहाँ से एक x का हम पक्षांतरण कर दें 6x माइनस x 5x हो गया और 8 माइनस 3 हमारे पास 5 आ गया। 5x बराबर 5 से x का मान आ गया 1। तो यहाँ से हमारे पास मान क्या आ जाएगा। इसके लिए हमारे पास मान आ गया 1, तो x का मान हो जाएगा हमारे पास यहाँ से सेकंड ऑप्शन 1। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें x प्लस वाई बराबर 7 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 है, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से अगर हम देखें, जैसा कि हम देख सकते हैं x प्लस वाई भी हमारे पास एक पूर्णांक और इनका होल स्क्वायर भी पूर्णांक आ रहा है। तो अगर इसके फैक्टर करें, हम मान लें x बराबर 3 है हमारे पास और y बराबर हमारे पास 4 है। इससे हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर आ जाएगा, अर्थात 25 आ गया। तो 1/x प्लस 1/x प्लस 1/y निकालना है, अर्थात 1/3 प्लस 1/4। इसको अगर हम सरल करें तो 4 3 7 7/12 हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आ जाएगा।